Hi everyone, I Dipali, your सूरजमुखी welcome all of you to the NEETX channel. कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप आप सब एकदम बढ़िया से हो, हंस खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। इसी बात पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो मुझे लगा कि चलिए हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर देख लेते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सीबीएसई के 12th के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे फॉर द बॉटनी पार्ट ऑफ इट। वेंकटेश सर विल बी सॉल्विंग द जूलॉजी पार्ट। तो बढ़िया से एक बॉटनी की वीडियो देखो, एक जूलॉजी की वीडियो देखो और हो गया आपका बायो का पेपर कंप्लीट। तो बिना किसी डीले के मैं चलती हूँ पेपर की तरफ, क्योंकि इस सेशन में मुझे बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी है। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देखो, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगी इंस्ट्रक्शंस को, तो मैं आपको बता दूं अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो सीबीएसई ने दिया कि ये पेपर आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स का है। इसके अंदर 5 सेक्शंस रहेंगे, ए बी सी डी और ई। अगर आप ये पढ़ेंगे तो ए सेक्शन 1 नंबर के क्वेश्चंस का है, बी सेक्शन 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी में 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और ई में कुछ 3 सवाल रहेंगे 5 मार्क्स के। तो बेटा आपको ये पता होना जरूरी है कि आप जिस सेक्शन पे हो उस सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस की कितनी वेटेज है, क्योंकि उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस की लेंथ डिसाइड करोगे, किस हिसाब से करना है वो डिसाइड करोगे। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबीएसई ने आपको बताया कि आपके पास कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते हो, बट आपके पास इंटरनल चॉइस है कि ये क्वेश्चन आया अटेम्प्ट दिस और दिस, तो इंटरनल चॉइस रहेगी आपके पास, लेकिन आपके पास ओवरऑल कोई चॉइस नहीं रहेगी। जहां पर जरूरत रहे वहां पर सुंदर प्यारे लेबल्ड डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि आपने बायोलॉजी ली है, ऐसा भी हमारी गाइडलाइंस ने हमें बोला है। इसके साथ बिना किसी देर करे मैं चलती हूं हमारे सेक्शन ए की तरफ। मैं कहां चली बेटा? सेक्शन ए की तरफ। सीबीएसई बड़ा ही स्मार्ट हो गया, उसने सोचा भाई बच्चे बहुत नीट करते रहते हैं, तो मैं एमसीक्यू भी दूंगा पेपर में, मैं असर्शन रीजन भी दूंगा और मैं सब्जेक्टिव भी दूंगा। इसी के साथ बोलो सीबीएसई की जय। और हम गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला बॉटनी का सवाल है, बिल्कुल प्रिसाइज, सबसे छोटा प्यारा तरीका बताऊंगी सॉल्व करने का। उन्होंने बोला कि 1600 सीड्स 1600 सीड्स बनाने हैं। नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स बोले तो मियोसिस बताओ कितने चाहिए होंगे। बेटा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहेगा n + n/4। n क्या है? मेरा सीड्स या फिर जायगोट का नंबर। अगर मैंने देखा, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, मेरा सीड्स या जायगोट का नंबर कितना है बेटा? 1600 + 1600/4 मैंने लगाया, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1600 + 4, 4 × 16 होता है, 1600 + 400, आंसर आ जाएगा 2000। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बेटा मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, आप बोलोगे मैम ये फॉर्मूला क्यों लगाया? पहले ये समझिए कि ये जो सवाल है, ये सवाल है आपके चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस देखोगे, तो आप देखोगे कि एक रिडक्शन डिवीजन से मेरे को 4 पोलन ग्रेन्स मिले, जबकि फीमेल के केस में बेटा एक मियोसिस से आपको सिर्फ एक ही एग मिलेगा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखोगे, जितनी रिडक्शन डिवीजन होंगी उतने ही एग मिलेंगे, इसीलिए ये एन टर्म आई 1600। लेकिन एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इसीलिए n/4 आया। तो अगर आपको वो यहाँ पे 1600 की जगह कुछ और भी जायगोट का नंबर दे दे और आपको नंबर ऑफ मियोसिस बतानी है, तो n + n/4 का फॉर्मूला लगाइए और आपका 30 सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा आपका आंसर। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको मिलेगा आपका आंसर। अब मैं पहुंची क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दे दिया इन्होंने। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर थाइमीन की परसेंटेज दे दी बेटा 27%, और आपसे किसकी परसेंटेज पूछी बेटा? गुआनिन की परसेंटेज पूछी, गुआनिन की, ठीक है। टी दे दी और जी की परसेंटेज पूछी। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एक डीएनए के अंदर बेटा हमेशा प्यूरीन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है? पिरिमिडीन के। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा प्यूरीन हमेशा पिरामिडीन के साथ बाइंड करता है, ए प्यूरीन पिरामिडीन के साथ, प्यूरीन पिरामिडीन के साथ बाइंड करता है। तो हमेशा प्यूरीन और पिरामिडीन
एक डीएनए के अंदर 50-50% मिलते हैं, मेरे को इतना पता है। अब इन्होंने मेरे को टी का परसेंटेज दे दिया कि मेरा टी 27% है। तो अगर टी 27% है, ये पिरामिडीन है। टी के दूसरा पिरामिडीन क्या होता है बेटा? सी। इसका मतलब सी का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा? 27%। सी का परसेंटेज 27 नहीं, 50 में से माइनस करो भाई, सी आ गया 23%, क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडीन का एडिशन कितना होना चाहिए? 50। अगर ये 27 तो ये 23। अब अगर सी 23% है तो सी किसके साथ पेयर करता है बेटा? जी के साथ पेयर करता है। सी 23% है तो जी भी कितना परसेंट होगा? 23% आ गया आपके पास आंसर। मैंने बताया एक डीएनए के अंदर प्यूरिन पिरामिडीन हमेशा बराबर ए टी के साथ पेयर, सी जी के साथ पेयर। तो प्यूरिन का टोटल परसेंटेज 50% है, पिरामिडीन का भी 50%। अगर आपको टी 27% दिया तो सी 23 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 50। सी 23 है तो जी कितना होगा? 23, क्योंकि सी और जी साथ में ही तो बेस पेयर करते हैं। आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से जल्दी जल्दी पेपर को करना है खत्म। अब मैं आई क्वेश्चन नंबर 4 पे, मॉलिक्यूलर बेसिस का सवाल है। उन्होंने बोला कि ये डायग्राम देखो न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें आपको नजर आ रही हैं 2 स्ट्रैंड्स। क्या नजर आ रही है मेरे को? डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स। और उन्होंने बोला कि आप मेरे को इन बेसिस का सीक्वेंस या इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बता दो 5' से 3' डायरेक्शन में। मुझे पता है यहाँ फॉस्फेट है तो ये 5' एंड रहेगा, ये OH है तो ये 3' एंड रहेगा। अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, इधर 3, इधर 3, इधर 2 और इधर 2। मुझे पता है 3 बॉन्ड्स C और G के बीच में, 2 बॉन्ड्स A और T के बीच में। बट कौन सा C कौन सा G ये कैसे पता लगेगा? बेटा इतना ध्यान करो कि A और G मेरे प्यूरीन्स हैं और प्यूरीन्स 2 रिंग के कंपाउंड रहते हैं। C और T मेरे पिरामिडीन्स हैं और पिरामिडीन 1 रिंग के कंपाउंड रहते हैं। इसका मतलब अगर ये C और G हैं तो ये डबल रिंग्ड का कंपाउंड जरूर G है, ये डबल रिंग्ड का कंपाउंड जरूर G है और ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब ये A और T है, A और T में प्यूरीन क्या है बेटा? एडिनिन। तो इसका मतलब ये A है, ये A है, ये T है, ये T है। अब क्वेश्चन ने पूछा सीक्वेंस बताओ न्यूक्लियोटाइड का 5 से 3 डायरेक्शन में, CGTA सीक्वेंस हो गया, CGTA। आपका आंसर हो गया बी, आपका आंसर हो गया बी। बेटा एकदम ऐसे ही करना है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश और राजेश देख के कर रहे हैं भाई ये कंफ्यूज कि सुरेश राजेश बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, बट मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्होंने बोला दोनों के अंदर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। डिफेक्टिव बोले तो हीमोग्लोबिन में कुछ दिक्कत है। पहले बात की उन्होंने सुरेश की, कि सुरेश की बात करते हैं। सुरेश के अंदर जो प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन में वो कैसी है? क्वालिटेटिव। कैसी दिक्कत है बेटा? क्वालिटेटिव दिक्कत है। और रमेश में बोला कि दिक्कत क्वांटिटी की है। दिक्कत क्या है? क्वांटिटी की, क्वांटिटेटिव। अब उन्होंने बोला कि देखो इसमें क्वांटिटी की दिक्कत कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बन रहे हैं, इसमें क्वालिटी की दिक्कत है, तो बताओ कि उनको कौन सा डिजीज है। यहां पे मेरे को 2 एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया। तो ये हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक, और हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर की। अब आप बताओ किसी चीज की क्वालिटी चेंज हुई, और अगर मैं बात कर रही हूं सिकल सेल अनीमिया की, तो आपको पता है बेटा इसमें मेरी आरबीसी की जो राउंड और बाइकॉनकेव शेप थी वो सिकल सेल बन जाती है। वो कैसे बन जाती है? ऐसे सिकल बन जाती है। तो इसमें आरबीसी के मॉलिक्यूल का नंबर कम हुआ या शेप चेंज हुई? शेप चेंज हुई। आरबीसी के मॉलिक्यूल की क्वालिटी चेंज हुई कि भाई ऐसा होना चाहिए था, इसकी तो क्वालिटी बिगड़ गई, ये तो सिकल सेल बन गया। इसका मतलब सुरेश को सिकल सेल अनीमिया है और राजेश को थैलेसीमिया है। क्योंकि बेटा थैलेसीमिया के अंदर अगर आप देखो आपके ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बनते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नहीं बनती। तो इसका मतलब क्वांटिटी में दिक्कत राजेश को है और हीमोग्लोबिन की या आरबीसी की क्वालिटी में दिक्कत की वो सिकल सेल हो रहा है वो सुरेश को है।
इससे मैंने अपने ए और डी को कर दिया एलिमिनेट, बी और सी में से आंसर है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब सिकल सेल अनीमिया किसी को तभी होगा जब उसके पास दोनों अफेक्टेड अलील्स प्रेजेंट होंगी। ये डिजीज रिसेसिव कंडीशन में होता है, ऑटोजोमल में नहीं, जिससे मेरा आंसर हो जाएगा सी। जिससे मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर हो जाएगा इससे सी। ठीक है, अब मैं गई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उन्होंने बोला इकोलाई के अंदर लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन कब होता है। बेटा लैक ऑपेरॉन स्विच तब होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट यहां पर बताऊं, तो अगर आप एक ऑपेरॉन देखोगे तो वहां पर आए जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, उसके बाद प्रमोटर रहेगा, ऑपरेटर रहेगा, और मेरी 3 जीन्स रहेंगी। अब जिस केस में मीडियम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोस प्रेजेंट है, वहां पर लैक्टोस आएगा और मेरे रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। किसके साथ बाइंड कर जाएगा, मेरे रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। अब मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर साइट पर जा ही नहीं सकता क्योंकि लैक्टोस ने उसके साथ बाइंड कर लिया। लैक्टोस ने उसके साथ बाइंड कर लिया तो प्रमोटर साइट पर जो मेरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो आगे जाकर इस ZYA जीन से आरएनए तो बनाएगा ही, और आगे जाकर मेरे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स भी बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, और इसके साथ मेरा लैक्टोस का स्विच हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो अब आप ये ऑप्शंस देखिए कि अगर लैक्टोस मीडियम में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा जाकर, बेटा फर्स्ट ऑप्शन देखो, वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। रिप्रेसर के साथ बाइंड कर दिया लैक्टोस ने, तो रिप्रेसर ऑपरेटर विंडो पर जाकर बाइंड नहीं कर सकता, ऑपरेटर विंडो खाली रहेगी, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर करेगा ट्रांसक्रिप्शन, मेरा ऑपेरॉन हो जाएगा स्विच ऑन। ठीक है, तो और कोई फेट है ही नहीं, लैक्टोस का काम ही यही है रिप्रेसर से बाइंड करना, इंड्यूसर की तरह एक्ट करना, इस इकोलाई के स्विच को करना स्विच ऑन। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शोज मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब मैंने बात की हनी बी की, अब आपको इतना समझना पड़ेगा बेटा कि हनी बी के अंदर जो फीमेल रहती है बेटा, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज द 2n कंडीशन। और जो इनके अंदर मेल रहता है उसमें 16 क्रोमोसोम्स हैं और वो रहते हैं n। मेल्स आर हेप्लॉइड ओनली एंड ओनली, फीमेल्स आर डिप्लॉइड एवरीवन। जब फीमेल अपना गैमीट बनाती है, जिसे मैंने बोला एग, मेल अपना गैमीट बनाते हैं, ये लीजिए मैंने इसे मेल गैमीट बोल दिया, तो बेटा जो फीमेल अपना गैमीट बनाएगी वो बनाएगी मियोसिस से, रिडक्शन डिवीजन दिखानी पड़ेगी, n एग बना। मेल्स अपना गैमीट कैसे बनाएंगे बेटा, माइटोसिस से बनाएंगे, n गैमीट बन गया। अब इन गैमीट के फ्यूजन से जो 2n कंडीशन बनी, 2n कंडीशन से तो बेटा हमेशा फीमेल ही बनती है क्योंकि यहां पर मेल्स पार्थिनोजेनेसिस से ही बनते हैं। तो अब उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की, पहला पढ़ो, एक ऑफस्प्रिंग, उन्होंने बोला एन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म और एग। जब स्पर्म और एग के यूनियन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हमेशा फीमेल रहेगी, ए तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शंस देखो, सब के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं जो सही है। मैं दूसरी स्टेटमेंट पर चलती हूं, मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द फीमेल। 16 दूना 32, बिल्कुल सही है भाई, मेल्स में आधे ही क्रोमोसोम्स हैं फीमेल से। जब मेरे 1 और 2 सही हो गए तो मैं ए को करूंगी सही और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मेरे को समझ आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर। बस अपने काम की चीज देखो, विजिलेंटली देखो, कुछ मिस मत करो और ऐसे करते करते आगे चलो बेटा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अगला देखो, इडली डोसा डो राइजेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच गैस। अब आपको पता है कि इडली डोसा के अंदर हम एक प्रोसेस करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे मैंने बोला फर्मेंटेशन। ये कहां का सवाल है बेटा, माइक्रोब्स का सवाल बन जाएगा। ये फर्मेंटेशन करते हैं, कैसा प्रोसेस है वो, एक एनएरोबिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। और फर्मेंटेशन में भी बेटा इथानॉलिक फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक गैस रिलीज होती है
विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन की वजह से ही जो आपके केक्स, इडली, ये सब कुछ स्पॉन्जी बनते हैं, क्योंकि जहां से CO2 निकली वहां पर छोटे छोटे होल्स, वहां पर छोटे छोटे पोर्स बन गए, इसीलिए वो चीजें स्पॉन्जी बनती हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया कि CO2 रिलीज होता है बेटा, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं मेरी स्पॉन्जी। अगला देखो 8वां सवाल, फिर से मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर बहुत ज्यादा दिया है एग्जामिनर ने, उसका फेवरेट है मॉलिक्यूलर। प्रिंसिपल्स के भी सवाल हैं, बट मॉलिक्यूलर के सवाल उससे ऑलमोस्ट डबल है बेटा। अब उन्होंने दिया कि ये डायग्राम आपको एक डीएनए का पीस दे रहा है, जो कि आगे जाके ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्राइब होगा मतलब वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वो आगे जाके आरएनए में कन्वर्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए किससे रिप्रेजेंट करूं, कौन सी ABCD से रिप्रेजेंट करूं। लेकिन ये और देखो कि आपको इनमें से जो अपर स्ट्रैंड है, जो 3 से 5 रन कर रही है, उसको टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं इस ब्रैकेटेड स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करूं तो मैं आरएनए कैसे बनाऊंगी। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, और ये बन गया मेरा आरएनए 523 UAA CGG, UAA CGG आ गया मेरा आंसर बेटा। और ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता कौन है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए बनाने वाला एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैं लिख भी देती हूं कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए बनाने वाला एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अब हम आ गए हमारे एसर्शन रीजंस पर। हमारा एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन बनाए बेटा, मजा आ गया मेरे को पेपर करके। अब मैं आ गई इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन देखो, एसर्शन बोल रहा है टेपिटम के सेल्स के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो बेटा अगर आप एक एंथर का क्रॉस सेक्शन देखोगे, अगर आप एक एंथर का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर ये जो स्पोर सैक बनता है, उसके स्पोर सैक के एकदम बाहर वाली लेयर क्या होती है, टेपिटम। अब इसके अंदर आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक, इसके अंदर आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, उसके बाहर ये लेयर है टेपिटम, जो कि क्या प्रोवाइड कराएगी बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी टू माय डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्या करेगी ये लेयर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। बेटा जो लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस आते हैं। एक न्यूक्लियस है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म का होना, सिग्निफिकेंट न्यूक्लियस का होना, ये ऐसे सेल्स की निशानी है जो कि खाना पहुंचाते हैं। तो अगला देखो रीजन क्या है, दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। नहीं बेटा, यहां पर रिडक्शन डिवीजन क्यों होगी, यहां तो माइटोसिस होती है ताकि टेपिटम के सेल्स और ज्यादा से ज्यादा खाना बना पाए। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एसर्शन करेक्ट है बट मेरा रीजन इनकरेक्ट है। इसका मतलब मेरा एसर्शन करेक्ट है और मेरा रीजन क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डुअल पर्पस सॉल्व करती हैं, बिल्कुल डुअल पर्पस सॉल्व करती हैं। रीजन बोल रहा है दे एक्ट एज प्रूफ रीडर्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। अब इनका कहने का मतलब क्या है बेटा, सपोज एक डीएनए की स्ट्रैंड मुझे मिली, यहां पर ATC प्रेजेंट है, ठीक है। अब ए के सामने किसको आना चाहिए बेटा, टी को आना चाहिए। तो ये टी एक्चुअली क्या है, ये एक DNTP है। DNTP मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। तो ये जो DNTP आता है मेरे डीएनए के स्ट्रक्चर में, इसके 2 रोल्स हैं। एक तो ये रोल है कि एक तो ये एक्ट कर रही है सब यूनिट मेरे डीएनए के मॉलिक्यूल में। किस चीज की तरह एक्ट किया बेटा मेरे डीएनटीपी ने, एक तो सब यूनिट की आगे आगे जाके डीएनटीपीज ऐड होंगी, मेरा डीएनए पॉलीमराइज करेगा, और दूसरा एटीपी के एनर्जी सोर्स की तरह।
तो एक तो मेरा ये जो डीएनटीपी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा, उसके दो पर्पस रहते हैं। एक तो बेटा एनर्जी प्रोवाइड करना, और एक डीएनए की एक तरीके से सब यूनिट की तरह एक्ट करना, ना कि प्रूफ रीडिंग करना। इसीलिए हमारा एसर्शन ठीक है और हमारा रीजन गलत है। ठीक है बेटा, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। इसके साथ में आई क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये फिर से बीच बीच में आ रहे हैं हमारे माइक्रोब्स के छोटे छोटे इजी इजी सवाल। बेटा इन्होंने बोला कि जो फ्लोटिंग कवर बायोगैस के डाइजेस्टर पर होता है वो बार बार उठता रहता है, इट कीप्स ऑन राइजिंग, दिस कवर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू गैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेरा बायोगैस बनाने वाला एक तरीके से टैंक है, इस टैंक के ऊपर ये ढक्कन प्रेजेंट रहता है बेटा, एक लिड प्रेजेंट रहता है। यहां पर इसके अंदर बेटा आपकी स्लरी रहती है, जिसमें आपके पास बायोडंग मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सक्रीटा है वो रहेगा, और साथ में वाटर वगैरह की स्लरी रहेगी। माइक्रोब्स के एक्शन से यहां पर एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे मैं बोलती हूं बायोगैस। बायोगैस के अंदर मेजरली मिथेन रहती है, और भी गैसेस का मिक्सचर रहता है। तो बेटा जैसे ही माइक्रोब्स के एक्शन से बायोगैस प्रोड्यूस होगी तो ये लिड कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब जब ये ट्यूब यहां से बायोगैस कलेक्ट कर लेगी, बायोगैस कलेक्ट कर लेगी तो ये लिड कहां आएगा, नीचे आएगा। फिर से बायोगैस प्रोड्यूस हुई, ये लिड फिर से राइज करेगा। तो इन्होंने हमें एसर्शन भी सही दिया है और इन्होंने हमें रीजन भी एकदम सही दिया है। तो यहां पर हमारा एसर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है। ठीक है बेटा, इसके साथ हमने कर लिया है अपने सेक्शन ए को एकदम कंप्लीट। कौन से सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, ए सेक्शन को। अभी भी हमारे 4 सेक्शंस पेंडिंग है। बी सेक्शन में उन्होंने बोला अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, ए और बी में से एक ऑप्शन करिए सिलेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी करना है, ये मुझे ए नजर आ रहा है, इसके बाद हम बी भी करेंगे। अगर आप ए क्वेश्चन को देखें बेटा, द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो, ये मुझे एक डीएनए स्ट्रैंड दिखाता है जिसमें 2 टाइप की म्यूटेशन हुई। ये मुझे म्यूटेशन 1 दिखाई दी, ये मुझे म्यूटेशन 2 दिखाई दी। उन्होंने बोला, अब मेरे क्वेश्चन यहां पर आया है, अभी तक उन्होंने बता दिया भाई ये हुआ। अब आया क्वेश्चन, टाइप ऑफ म्यूटेशन बताओ जो 1 और 2 में हुई। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिथियोनिन, मिथियोनिन मेरा स्टार्ट कोडोन रहता है। यहां मेरे को GLN नजर आ रहा है, थ्रियोनिन, सीरीन और स्टॉप कोडोन। ठीक है, यहां मेरे को लाइसीन नजर आया, थ्रियोनिन एज इट इज, सीरीन एज इट इज, स्टॉप कोडोन एज इट इज। चेंज कहां पर आया, चेंज सिर्फ एक एमिनो एसिड में आया। तो मैं बोल दूंगी कि यहां पर जरूर कोई पॉइंट म्यूटेशन हुई है, तभी सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज हुआ, बाकी सारे के सारे मेरे एमिनो एसिड्स वही बन रहे हैं। अब दूसरे की म्यूटेशन देखूं, मिथियोनिन एज इट इज, यहां पर GLN की जगह क्या बन गया, आर्जिनिन। आगे वाला अमीनो एसिड हिस्टिडीन, आगे वाला ल्यूसीन, और देखो स्टॉप कोडोन तो पूरा आ ही नहीं पाया। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखो, AUG, फिर उसके बाद AGA बन रहा है, यहां पर AGA बन रहा है, इसका मतलब यहां पर C का डिलीशन हुआ है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसको ओरिजिनल टेम्पलेट से कंसिडर करूं तो ये C का डिलीशन हुआ और आगे के एमिनो एसिड्स बन गए। तो ये कैसी म्यूटेशन है बेटा, डिलीशन म्यूटेशन, जिसकी वजह से आगे का सारा फ्रेम भी शिफ्ट हो गया। एक एमिनो एसिड नहीं, आगे के सारे अमीनो एसिड अफेक्ट हुए बेटा। ऐसी टाइप की म्यूटेशन डिलीशन है जो कि आगे का पूरा फ्रेम चेंज कर देती है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या पूछा, विच ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल, इसमें से कौन सी ज्यादा हार्मफुल रहेगी बेटा। तो मैं लिख देती हूं म्यूटेशन नंबर 2 इज मोर हार्मफुल। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड चेंज हो गए, इसके अंदर सिर्फ चेंज ऑफ 1 अमीनो एसिड अकर, इसके अंदर पूरा फ्रेम ऑल्टर हो गया। ठीक है, मैंने लिखा द कंप्लीट फ्रेम शिफ्टेड, मेरा सारा के सारा फ्रेम शिफ्ट हो गया। ठीक है, चेंज इन मल्टीपल एमिनो एसिड्स,
चेंज इन मल्टीपल एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड नहीं बल्कि बहुत सारे आगे के अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस हो गया चेंज, इसीलिए ज्यादा हार्मफुल म्यूटेशन मेरी म्यूटेशन नंबर 2 रहेगी। ठीक है बेटा, अगला सवाल इसी का बी पार्ट, गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एमआरएनए, ये आपको एक एमआरएनए दे दिया, उन्होंने पूछा इस अबव सीक्वेंस के अंदर ट्रांसलेशन यूनिट आइडेंटिफाई कीजिए। अब बेटा आपको पता है कि ट्रांसलेशन यूनिट स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होती है और स्टॉप कोडोन पे एंड होती है, तो मैं यहां पर AUG ढूंढ रही हूं बेटा, मेरे साथ ढूंढो चलो, AUG ये मिल गया मेरे को, ये क्या है मेरा स्टार्ट कोडोन है बेटा, ये मेरा स्टार्ट कोडोन है, और मेरा उसके बाद में स्टॉप कोडोन देखूं, स्टॉप कोडोन मिला मेरे को, देखो ये मिल गया मेरे को UAA क्या है बेटा मेरा, ये है मेरा स्टॉप कोडोन। इसके बीच में जो चीज है बेटा, ये इसके बीच में जो ये चीज है, ये है मेरी ट्रांसलेशनल यूनिट। ये क्या है बेटा मेरी, ये है मेरी ट्रांसलेशनल यूनिट, ये AUC और UCG बेटा, ये है पूरी मेरी ट्रांसलेशनल यूनिट, ये मैंने बता दी। वेयर आर द UTRs फाउंड एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस। बेटा अब इतना समझो कि UTR कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स रहते हैं, UTRs क्या रहते हैं बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन, और UTR भी 3 टाइप के होते हैं, 5' पर भी कुछ UTR होंगे, 3' पर भी कुछ UTR होंगे। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं तो दिस सीक्वेंस कैन बी माय 5' UTR, और ये वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा मेरा 3' UTR। बेटा UTR वो रीजन है जो आगे जाकर ट्रांसलेट नहीं होते, और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस होता है दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। ये क्या करते हैं बेटा, ये मेरी ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। UTR मेरी ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं बेटा, मेरे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के आगे और पीछे 5' UTR और 3' UTR खुद ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं। अब हम आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे, इन्होंने पूछा भाई हम आ गए अपने इकोलॉजी पर, मुझे इसमें कुछ GPP नजर आ रहा है, NPP नजर आ रहा है, तो मुझे फॉर्मूला तो पता ही है बेटा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कब होती है, जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से मेरे रेस्पिरेशन लॉसेस हो जाए माइनस। अब 1 पढ़ो, इट वाज एस्टिमेटेड दैट एक फॉरेस्ट के लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए इन्होंने GPP, किसके लिए GPP दिया है बेटा, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके लिए इन्होंने मेरे को GPP दिया 400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, और उसके लिए ही इन्होंने मुझे रेस्पिरेशन की वैल्यू दी है 150 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया कि भाई हमने आपको GPP दे दिया, हमने आपको आर रेस्पिरेटरी लॉस दे दी, अब आप NPP निकालो। तो आप ये देखो NPP क्या होता है, GPP में से क्या माइनस कर दो, R माइनस कर दो। तो अगर मैं 400 में से 150 माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरा 250 वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा NPP क्या रहेगा, 250 यूनिट लिखना मत भूलना, जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे, क्योंकि NPP क्या है, GPP में से अगर मैं रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, NPP आ जाएगा। अब मैंने ये तो कर लिया, एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों होना चाहिए बेटा, अगर मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जैसे ABCD अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से गुजरती है, तो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और यहां पर एनर्जी मेरी हमेशा कम होती रहती है। और आपको पता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो वैसे भी 10% लॉ के हिसाब से होती है। लिंडेमान ने 10% का लॉ दिया था कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसमिट होती है एंड द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट।
तो हमेशा जब मेरे आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में कम एनर्जी ही जाएगी, इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज माय ओनली पिरामिड जिसमें कोई एक्सेप्शंस प्रेजेंट है ही नहीं। ये वो पिरामिड है जो कि हर केस में क्या रहेगा, अपराइट रहेगा। अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? मैं एक्सप्लेन करके ये बोलूंगी बिकॉज एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज। अगर इसका रीजन कहां लिखे हम, मैं अगर ये नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं, ठीक है, मैं लिख रही हूं एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज फ्रॉम one trophic level to the other as per 10% लॉ। 10% लॉ के हिसाब से भी, इसीलिए जब भी आप एनर्जी का पिरामिड देखोगे, इट विल ऑलवेज बी अपराइट एवरीवन। वो हमेशा कैसा रहेगा? वो पिरामिड हमेशा ही अपराइट रहेगा बेटा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब इसका ए पार्ट हमने किया, बी पार्ट भी देखो कुछ ऐसा है। आपकी चॉइस है, आप ए करो या बी करो, मैं आपके लिए दोनों कर रही हूं। अब सेकंड पार्ट को समझो जरा। अज्यूम करो कि एक फॉरेस्ट ए है जिसका जिसका जीपीपी फॉरेस्ट बी के जीपीपी के बराबर है। ये बोला उन्होंने, फॉरेस्ट ए का जीपीपी और फॉरेस्ट बी का जीपीपी। अज्यूम दैट जीपीपी फॉरेस्ट ए इज इक्वल टू फॉरेस्ट बी इज इक्वल टू द जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट सी ऑल्सो। अब उन्होंने बोला कि जो फॉरेस्ट ए है उसका एनपीपी की वैल्यू कितनी है, 1254। बी की एनपीपी की वैल्यू कितनी है, 2157। और सी की एनपीपी की वैल्यू कितनी है, 779। ये उन्होंने तीनों मुझे किस चीज की वैल्यू दी बेटा, एनपीपी की वैल्यू। पहले की 1254, दूसरे की 2157, तीसरे की 779। अब उन्होंने पूछा क्या, इनमें से कौन से फॉरेस्ट के अंदर मैक्सिमम लॉस हुआ है एनर्जी का एज रेस्पिरेशन, कि एज रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा लॉस एनर्जी का कहां हुआ। बेटा आपको पता है कि जो मेरा एनपीपी होता है वो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन है। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन सब का जीपीपी बराबर है, इन सब का जीपीपी बराबर है, एनपीपी इसका क्या है बेटा, सबसे कम। इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कम आई है। इसका मतलब सी के केस में रेस्पिरेटरी लॉसेस आर मैक्सिमम। जिसका एनपीपी सबसे कम हो गया, जीपीपी सेम होने के बाद भी। अब देखो ये टर्म क्या है, सबके अंदर सेम है, ये टर्म सबके अंदर सेम है। तो अगर एनपीपी कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन का लॉस यही हुआ। माइनस आर देख रहे हो, माइनस आर देख रहे हो, जीपीपी सबका सेम, एनपीपी इसका इतना कम निकल के क्यों आया, क्योंकि यहां पर रेस्पिरेशन का लॉस सबसे ज्यादा था, रेस्पिरेटरी लॉसेस सबसे ज्यादा थे, मेरी प्रोडक्टिविटी हो गई कम। आगे चलो, सेकंड पॉइंट देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करो फूड चेन का, ए बी। अब मैं ए ड्रॉ करूं और बी ड्रॉ करूं, तो मैं यहां पर क्या करती हूं बेटा, व्हाइट इंक लेती हूं, पहले प्यार से ए ड्रॉ करती हूं और यहां पर बी ड्रॉ करती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए पढ़ो ग्रास बेटा। अब मैं, और ये भी देखो कि इन्होंने बोला है कि ये पिरामिड ऑफ नंबर है। क्या ड्रॉ करना है आपको, पिरामिड ऑफ नंबर। इस चीज का भी ध्यान रखना कि बेटा अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर बना रही हूं तो ग्रास की क्वांटिटी 1 2 3 4 तो बहुत ज्यादा, तो मैंने बनाया एक ब्रॉड बेस ग्रास। ग्रास के ऊपर एनिमल्स, बेटा एनिमल्स रहेंगे ग्रास के ऊपर, कुछ ना कुछ एनिमल्स रहेंगे। और बेटा एनिमल्स के ऊपर, उस होस्ट एनिमल के ऊपर कोई फ्लीस, जैसे ह्यूमन बीइंग्स पे टिक्स, जैसे डॉग पे टिक्स मिलती हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे लाइस मिलती हैं, उनका नंबर तो काफी ज्यादा होता है।
तो इसीलिए मैं इसको क्या कर दूंगी, थोड़ा सा ब्रॉड कर दूंगी। तो कुछ कुछ ऐसी सी शेप हो जाएगी मेरे पिरामिड की, कुछ ऐसी सी शेप हो जाएगी मेरे पिरामिड की। और मैं फर्दर बेटा अपने बेस को ब्रॉड भी कर सकती हूँ, हल्का सा बेस को ब्रॉड और कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी ग्रास की क्वांटिटी ज्यादा, उसके ऊपर एनिमल की कम, एनिमल के ऊपर जो ये जो प्रेजेंट है फ्लीस, उसकी उसका नंबर उससे और ज्यादा। तो इस पिरामिड की शेप बनेगी कुछ ऐसी। अगला देखो बेटा, ट्री पे इंसेक्ट और ट्री पे ही वुड पैकर भी प्रेजेंट है। तो मैंने एक ट्री बनाया, ट्री तो एक ही है बेटा, ट्री तो एक ही है, ये मैंने क्या बनाया, ये मेरा ट्री है। ट्री के ऊपर काफी सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, ट्री के ऊपर काफी सारे इंसेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनके ऊपर 2-4 वुड पैकर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, 2-4 वुड पैकर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर इसको मैं कैसा बना दूं, यहां पर ये लो, ट्री पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, ट्री पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट, और इंसेक्ट्स पे वुड पैकर का नंबर भी काफी हो सकता है। ठीक है, ट्री, इंसेक्ट, वुड पैकर, बेटा बन गए मेरे दोनों पिरामिड। तो बस आपको उनको पिरामिड बना के दिखाना है कि भाई हमारा पिरामिड कुछ ऐसा करके बनेगा। बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। इतना क्लियर है सब बच्चों को? तो हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। चलिए बच्चा पार्टी, इसके साथ में अगर सेक्शन सी पे चलूं, ए और बी हमने अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो कि द इमेज बिलो शोज 2 जर्मिनेटेड सीड्स एक्स और वाई, जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। जो मेरा एक्स सीड है, जो मेरा एक्स सीड है वो बना है एपोमिक्सिस से, जो मेरा वाई सीड है वो बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब मेरे पास ए बी सी 3 सवाल है बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि जो एपोमिक्टिक सीड्स होता है वहां पे मैं पॉली एम्ब्रियोनी देखती हूँ। एपोमिक्टिक सीड्स में मल्टीपल एम्ब्रियोज दिख सकते हैं मेरे को। राइट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो सैक्स एंड ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ सीड एक्स। तो मेरे पास एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज क्या रहेंगे बेटा, एम्ब्रियोज मेनी एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो सैक एक ही रहेगा, और बेटा ओवरी के अंदर ओव्यूल भी एक ही रहेगा। तो ये मैंने ए का जवाब दिया। हाउ मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन द सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, ये है मेरा पार्ट नंबर बी। तो बेटा आपको एनसीईआरटी ने बताया है कि अगर ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, न्यूसेलस के सेल्स आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करके, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करके, एंटर करके मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाते हैं। तो अगर मैं सिट्रस की बात करूं, तो सिट्रस के अंदर आपको क्या दिखती है, पॉली एम्ब्रियोनी दिखती है। पॉली एम्ब्रियोनी कैसे दिखेगी, उन्होंने बोला न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलस सेल्स प्रोट्रूड, धावा बोल देते हैं भाई, प्रोट्रूड इन द एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर प्रोट्रूड करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, टू फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियोज। उसी को तो हम पॉली एम्ब्रियोनी बुलाते हैं बेटा, मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाने के लिए जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बुलाते हैं, सिट्रस में देखने को मिलती है। What advantage will plants develop from seeds Y have over seed X? अब इन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, मैंने माना कि सीड X एपोमिक्सिस से बना, Y किससे बना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। तो इन्होंने बोला कि Y को क्या बेटर रहेगा, क्या एडवांटेज रहेगी बेटा, जो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना वहां पर नए रिकॉम्बिनेशंस बनने की संभावना है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनको मैं रिकॉम्बिनेशन बोलती हूं, एंड रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू इवोल्यूशन, रिकॉम्बिनेशन से इवोल्यूशन होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को
ओवर एपोमिक्सिस अलग अलग कंडीशंस में प्रेफर करते हैं। बेटा आप देखोगे इसके साथ हमने इसका ए बी और सी तीनों पार्ट कर लिया है 22 क्वेश्चन का। ये विजुअली चैलेंज्ड के लिए बेटा हम इसे परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर मैं आऊं अपने 24th क्वेश्चन में, तो इन्होंने बोला, इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिखाया। सेंट्रल डोगमा बोले तो डीएनए से एमआरएनए बनना, द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, द प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा ए पार्ट पढ़ो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज नॉट सिमिलर। क्यों बेटा? क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम ए के साथ टी बेस पेयर करता है, सी के साथ जी बेस पेयर करता है, लेकिन यहीं ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आरएनए के अंदर थाइमीन तो नहीं आता, थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ए के साथ यू बेस पेयर करता है एंड वाइस वर्सा, और सी के साथ जी बेस पेयर करता है। इसीलिए मेरी जो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग है वो अलग है। पता लग गया मेरे को? बिल्कुल सही। बी पढ़ो। हाउ इज द अबव प्रोसेस मॉडिफाइड इन रेट्रोवायरस, नेम द प्रोसेस। बेटा रेट्रोवायरस का नाम रेट्रोवायरस क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी पार्ट लिख देती हूं, ये मेरा ए पार्ट का आंसर था। रेट्रोवायरस में बेटा डीएनए से एमआरएनए बनने की जगह एमआरएनए से डीएनए बनता है एक एंजाइम का यूज करते हुए, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बेटा? प्रोसेस का नाम, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन है, तो इस प्रोसेस का नाम रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो आपसे यहां पर पूछा गया कि इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे देखिए, जस्टिफाई व्हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा ये समझिए। इन्होंने बोला कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब मेरा डीएनए से, जब क्या हो रही है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन हो रही है मतलब क्या बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है मतलब मैंने ये आपका डीएनए बनाया। जब डीएनए से मेरा आरएनए बनता है, तो ये मेरा 5' 3' 5' 3' 5' 3', ये मेरा डीएनए, ये मेरा आरएनए। सवाल है कि इस ट्रांसक्रिप्शन के टाइम डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, कोई भी एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, ना कि दोनों स्ट्रैंड्स। तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि क्यों एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है। सपोज करो बेटा, अगर मेरी डीएनए की एक स्ट्रैंड ने टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, दूसरी स्ट्रैंड ने भी टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, तो मेरे पास होगा क्या? इस स्ट्रैंड से मेरे को एमआरएनए नंबर 1 मिला, इस स्ट्रैंड से मेरे को एमआरएनए नंबर 2 मिला। अगर एक ही डीएनए से 2 एमआरएनए मिले, 2 एमआरएनए मिले तो 2 प्रोटीन भी मिलेंगे। बेटा सारा प्रोसेस ही बेकार हो गया। एक डीएनए को एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करना चाहिए था, यहां पर एक डीएनए 2 अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है। पहला रीजन, मेरी जो इसका ट्रेडमार्क था कि भाई डीएनए डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा, वही डाइल्यूट हो गया बेटा। एक डीएनए से 2 प्रोटीन बनने लगे, मेरी मशीनरी पूरी बेकार। पहला रीजन। बेटा दूसरा रीजन ये रहेगा कि अगर मेरे 2 आरएनए बन गए, अगर सपोज मेरे 2 आरएनए बन गए, वो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो एक दूसरे के साथ जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आगे जाकर ट्रांसलेट भी नहीं हो पाएगा। तो पहला रीजन, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाने लगे तो एक डीएनए 2 प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ना बना। दूसरी चीज, अगर 2 आरएनए बन भी गए तो 2 आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे,
क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स भी तो कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं, तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का आगे ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। दीज आर द 2 रीजंस जो आपके एनसीईआरटी ने भी दिए हैं हमें। इसके साथ मैं चली अपने नेक्स्ट सवाल पे बेटा 25। अब इन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये जो सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन होती है, इतना समझ लो कि ये डीएनए के लिए रहती है। किसके लिए रहती है? डीएनए के लिए। और मेरे को रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब यूज करने हैं। वीएनटीआर की का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इनका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। मैं आपको इसके प्रोसेस के पॉइंट्स लिखवा देती हूं। इनका क्या क्या फुल फॉर्म है बेटा? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। बेटा वीएनटीआर्स हर एक पर्सन के स्पेसिफिक होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम मैं सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन से देखती हूं कि अगर कोई भी सस्पेक्टफुल केस है या मेरे को किसी भी 2 डीएनए को मैच करना है, तो मैं इस टेक्निक से कैसे करूंगी। तो मैं इस टेक्निक से ये सब कैसे करूंगी, चलिए लिख लेते हैं इनके पॉइंटर्स हम लोग। तो यहां पर बेटा हम 6 स्टेप्स की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। जब मेरे को किसी के डीएनए को डिटेक्ट करना है तो पहला स्टेप रहेगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैं बेटा डीएनए को आइसोलेट करूंगी। अब डीएनए का साइज इतना बड़ा है कि मेरे को उस डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करना रहेगा। ठीक है बेटा, मेरे को डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करना रहेगा, जिसको मैं बोलूंगी डाइजेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। डाइजेशन ऑफ डीएनए किस चीज का यूज करके बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स होती हैं, इनका यूज करके। इसके बाद मैं क्या करूंगी बेटा? इसके बाद मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी, क्योंकि ये जो मेरी डीएनए की स्ट्रैंड्स अब टूटी हैं, कटी हैं, ये साइज के बेसिस पर जेल पर अरेंज्ड हो जाएं। तो मैं क्या करूंगी बेटा? सदर्न ब्लॉटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी, ताकि जो मेरे डीएनए हैं वो मेरे साइज के बेसिस पर मेरी जेल पर क्या हो जाए? अरेंज। अब मेरी जो जेल है वो तो काफी सेंसिटिव है, इसीलिए मैं उसे ब्लॉट करूंगी, मतलब ट्रांसफर कर लिया, ब्लॉटिंग ऑन नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन। मैंने क्या किया? इनको बेटा ब्लॉट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन पर। अब मैं अपने प्रोब जिसके साथ मैचिंग करनी है उसके साथ इसे हाइब्रिडाइज करूंगी कि वो मेरा प्रोब कहां जाकर मैच करता है। अब मैं क्या करूंगी? इसको एडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीएनटीआर प्रोब। मैंने प्रोब ऐड कर दिया कि जो मैंने डीएनए ऐड किया वो कहां जाकर अटैच होगा, कहां से मैं अपने डीएनए को मैच करूंगी। उसके बाद मैं करूंगी ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी के बिना मुझे ये रेडियो लेबल्ड चीज नजर नहीं आएगी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या करूंगी? ऑटो रेडियोग्राफी, ताकि मैं देख पाऊं कि जो वीएनटीआर प्रोब है इसने डीएनए को कहां पर और कौन से डीएनए पर अटैच किया है, ताकि मैं कोई भी कंफ्यूजन जो मेरे पास है उसे सॉल्व कर पाऊं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला, फिर डीएनए को डाइजेस्ट करना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करना ताकि वो साइज वाइज टूट जाए, ब्लॉट करना नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, हाइब्रिडाइजेशन करना प्रोब के साथ और उसको विजुअलाइज करना बेटा ऑटो रेडियोग्राफी से। ये रहेंगे मेरे पॉइंटर्स। अब मैं आ गई जी क्वेश्चन नंबर 28 पर, अगला बॉटनी का सवाल। उन्होंने बोला, उन्होंने आपको ये डायग्राम दिया कुछ वार्बलर बर्ड्स का जो कि एक ट्री पर है बेटा, स्प्रूस ट्री पर है। अब आप बताइए कि क्या मैकेनिज्म है कि ये कोएग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा आपको यहां पर ये बताना है कि ये 4-5 तरीके के वार्बलर बर्ड यहां पर रिसोर्स पार्टिशनिंग
रिसोर्सेज को पार्टीशन करके, रिसोर्सेज को बांटने की वजह से कोएग्जिस्ट करते हैं। हमने माना कि एक ट्री है, उस पे 4-5 स्पीशीज के अलग अलग वार्बलर बर्ड्स हैं, लेकिन वो कोएग्जिस्ट किसकी वजह से कर रहे हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसके अंदर आप ये बताइए कि उन्होंने अपने फीडिंग टाइम को बांट रखा है कि भाई बहन तू सुबह खाना खा लिया कर, मैं ब्रंच कर लूंगी, अच्छा तू लंच कर ले, मैं आफ्टरनून वाला ब्रंच कर लूंगी। तो उन्होंने ऐसे कोएग्जिस्टेंस दिखाई। पहली चीज उनका फीडिंग टाइम। दूसरी चीज बेटा, वो हो सकता है कि उन्होंने ट्री पर हिस्से बांट लिए हो कि भाई ये तेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी। दूसरी चीज कि उन्होंने ट्री में एरियाज डिवाइड कर लिए हो, तब वो कोएग्जिस्ट कर रही हो। और एक ये भी हो सकता है बेटा, अगर इनकी बीक का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग अलग है, तो ये अलग अलग टाइप का खाना खाएंगे। जैसे ये येलो वाली लिखा है, इट फीड्स ऑन लोअर पार्ट ऑफ द ट्री और मिडल ब्रांचेस खाएगी, ये मिडल पार्ट ऑफ द ट्री खाएगी, ये ब्रांचेस खाएगी जो कि टॉप पर है। तो ये सारी के सारी बर्ड स्पीशीज बेसिकली रिसोर्स पार्टीशनिंग के प्रिंसिपल पर कोएग्जिस्ट करती हैं। ऐसे हो जाएगा मेरा पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी बोल रहा है व्हाट डज गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, और क्या बोल रहा है, डज इट अप्लाई इन द केस शोन अबव। बेटा गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऊपर वाले केस पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूं जिससे हमारा बी पार्ट हो जाएगा, तो उसे समझिए। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस चीज की बात कर रही हूं? गॉसेस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है if two ecologically similar species, if two ecologically similar species having same food requirement, exist in an ecosystem, then competitively superior species will exclude or remove the inferior one in case of limited resources. बेटा गॉस साइंटिस्ट का नाम है। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यह बोला कि अगर एक सिस्टम के अंदर दो इकोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज हैं जिनकी फूड रिक्वायरमेंट कॉमन है, सो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। वो दोनों एक इकोसिस्टम में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। विद टाइम जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर स्पीशीज को उस इकोसिस्टम से एक्सक्लूड कर देगी। इसको बोलते हैं गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे क्या बोलते हैं? गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा मैंने आपको समझा दिया कि कॉम्पिटिटिवली दो स्पीशीज जिनकी फूड रिक्वायरमेंट सिमिलर है वो एक इकोसिस्टम में लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकती। जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है दैट विल एक्सक्लूड, निपटा देगी भाई दूसरी स्पीशीज को कि भाई यहां पर अपना राज चलेगा। तो इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी तो यहीं से आया बेटा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, विच इज सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में बेटा हमें पता है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यही है, लास्ट क्वेश्चन जो बॉटनी का है। आपको ए और बी पार्ट्स नजर आ रहे हैं बेटा, दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर
ए पार्ट देखिए, वाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या नीड है, पहले मैं आपको इसका जवाब दे देती हूं। अभी मैं क्या देख रही हूं बेटा, ए का फर्स्ट पार्ट देख रही हूं, वाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बेटा तो इसके ना हमें दो रीजंस देने हैं। एक को हमने बोलना है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस, और दूसरे कौन से रीजंस हैं बेटा, नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस। दो रीजंस है बेटा जिसकी वजह से मेरे को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ब्रॉड रीजंस और नैरो रीजंस। तो इतना समझो कि जब मैं अपने ब्रॉड रीजंस की बात कर रही हूं, किसकी, ब्रॉड रीजंस की, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फूड, ऑल द फर्नीचर, ऑल द पेपर, ऑल द मेडिसिन्स, जितना भी चीजें मुझे फॉरेस्ट से या प्लांट से मिली, खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फर्नीचर, पेपर बनाया, मेडिसिन, कुछ भी मेरे को मिला, सारी के सारी चीजें किस में आ जाती है बेटा, ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आ जाती हैं। नैरो यूटिलिटेरियन में क्या आएगा, नैरो यूटिलिटेरियन में हम बोलेंगे कि भाई अगर पक्षी पॉलिनेशन नहीं करते तो कैसे काम चलता, तो हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करते हैं नैरो यूटिलिटेरियन चीजों में, कि फॉरेस्ट ना होते, पॉलिनेशन ना होता तो फ्रूट्स ना बनते। दूसरा रीजन कि भाई मेरे आसपास क्या मस्त एस्थेटिक ब्यूटी है। एस्थेटिक ब्यूटी का क्या मतलब है, सपोज करो कि आप सुबह उठे 6 बजे, आप एक ऐसे फॉरेस्ट में गए, एक ऐसा जंगल सा बना हुआ है आपके घर के पास कि यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, वहां पर कच्ची मिट्टी है, आप गए तो सुबह आपको ऐसे मोर की आवाज आ रही है, पक्षी बोल रहे हैं, कहीं से स्क्विरल निकल के आई, फ्लावर्स की खुशबू है, आप बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इन चीजों को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो मैं फील कर रही हूं। एस्थेटिक ब्यूटी जो मैं फील कर रही हूं वो भी आती है नैरो यूटिलिटेरियन में। या फिर अगर कोई मैंने ऑक्सीजन वगैरह ली, मुझे बढ़िया लग रहा है, तो ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें आ जाती है नैरो यूटिलिटेरियन में। और ब्रॉड के अंदर वो मटीरियलिस्टिक चीजें जिनके लिए, शेल्टर के लिए, हाउस बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर के लिए, हाउ एवर आई यूज द प्लांट, कम्स अंडर ब्रॉड यूटिलिटेरियन कैटेगरी। तो ये तो मुझे पता लग गया कि मेरे को बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा अब आपको यहां पर यह समझना रहेगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजंस के अंदर आपने पढ़ा होगा इविल क्वार्टेट है बेटा। इविल क्वार्टेट में आपको 4 रीजंस दिए हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉज करते हैं, जिसमें से पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। कि किसी भी स्पीशीज का अगर हैबिटेट लॉस हुआ या फ्रैगमेंटेशन, जो उनका घर है वो आपने बीच में से तोड़ दिया, सपोज करो कि एक ग्रासलैंड था, अब उसमें से एक नदी बहने लगी, तो ये क्या हो गया, हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन हो गया, एक स्ट्रीम बहने लगी, हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन सबसे बड़े 2 रीजंस हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसके अलावा एक और रीजन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जब बाहर से कोई नई स्पीशीज आकर हमारी एंडेमिक स्पीशीज पर खतरा बन जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं पार्थीनियम, जो मेरी कांग्रेस ग्रास थी, वो वीड की तरह इतनी ग्रो की कि बाकी रिसोर्सेज मिले ही नहीं प्लांट्स को। या फिर अगर मैं आइकॉर्निया, वाटर हायासिंथ की बात करूं तो ये एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर नाइल पर्च का एग्जाम्पल भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है।
तो आप बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन देखेंगे तो उसके अंदर एक्चुअली 4 रीजंस इविल क्वार्टेट की फॉर्म में दिए हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होता है। तो उसके हम 2 कोई भी रीजन लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन लिखा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन लिखा, और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जरूर मार्क कर दीजिए ताकि आपको मिले पूरे नंबर। आगे देखिए बी पार्ट में क्या है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ डिजायरेबल अप्रोचेस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन by examples bringing out the difference between the 2 types। अब मैं बी पार्ट कर रही हूं, क्या कर रही हूं बेटा मैं इसी का, ये तो मैंने ए पार्ट किया था, अब चलिए इस पेज पर मैं क्या कर देती हूं बेटा, बी पार्ट सॉल्व कर रही हूं। बी का भी फर्स्ट पार्ट कि मैं अगर मेरे को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो मेरे पास क्या 2 अप्रोचेस रहेंगी। ठीक है बेटा, क्या 2 अप्रोचेस रहेंगी, तो पहली अप्रोच रहती है मेरी जिसको मैं बोलती हूं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। क्या बुलाती हूं बेटा मैं जिसको, इन सीटू कॉन्जर्वेशन। और दूसरी अप्रोच मेरी रहती है एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। दूसरी अप्रोच क्या रहती है बेटा मेरी, एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। पहली अप्रोच इन सीटू कॉन्जर्वेशन, दूसरी एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। बेटा इन सीटू कॉन्जर्वेशन में हम किसी भी स्पीशीज को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व कर रहे हैं। किसमें कंजर्व कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में। एक्स-C2 में हम उसे क्या दे रहे हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, एक्स-C2 में हम उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो इन-C2 और एक्स-C2 2 अप्रोचेस हैं। मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स देती हूं और फिर एक बार समझाती भी हूं कि कब आप कौन सी अप्रोच यूज करें। तो आप ये देखो बेटा, इन सीटू कॉन्जर्वेशन के अंदर मेरे आ जाते हैं बेटा, आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व यहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, अगर यहां बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आपके बोटानिकल गार्डन, यहां आ जाएंगे नेशनल पार्क्स, यहां आ जाएंगे नेशनल पार्क, यहां आ जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहां पर आ जाएंगे बेटा आपके सफारी पार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं सीड बैंक्स की बात करूं, अगर मैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां मैं चीजों को बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे प्रिजर्व करती हूं, क्रायो प्रिजर्वेशन का आपने नाम सुना होगा, मैं -196 डिग्री सेल्सियस पर चीजों को प्रिजर्व कर रही हूं। तो बेटा ये सारी चीजें कहां आ जाएंगी, एक्स-C2 कॉन्जर्वेशन के अंदर। कहां आ जाएंगी, एक्स-C2 कॉन्जर्वेशन के अंदर। बेटा अब आप इतना समझिए, आप इतना ये चीज अच्छे से समझिए कि जो इन सीटू कॉन्जर्वेशन और एक्स-C2 कॉन्जर्वेशन, आप कैसे उस अप्रोच को चूज करोगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, अगर कोई एनिमल या प्लांट बिल्कुल अपने एक्सटिंक्शन के क्लोज है, तो आप उसको इन सीटू कंजर्व करोगे या एक्स-C2। उसे स्पेशल केयर चाहिए तो ऑब्वियसली हम एक्स-C2 करेंगे। तो समझिए, जब कहीं इमरजेंसी कंडीशंस की जरूरत है, आपको एकदम से एक्शन लेना है, बिल्कुल ऐसे अर्जेंट सिचुएशन आ गई है, तो हम कौन सा कंजर्वेशन यूज करते हैं बेटा, तो हम यूज करते हैं आपका एक्स-C2 कॉन्जर्वेशन। कौन सा यूज करते हैं, एक्स-C2 कॉन्जर्वेशन। अब मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको दोनों तो समझा दिए। अब क्या है, एक स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी के फीचर्स बताने हैं। एक स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी के फीचर्स हम यहीं पर ही लिख देंगे बेटा, ठीक है बेटा। इट शोज स्टेबल प्रोडक्टिविटी, या फिर मैं बोलूं इट शोज स्टेबल प्रोडक्टिविटी ईयर आफ्टर ईयर और पर ईयर। अगर एक स्टेबल कम्युनिटी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होगी, इट विल बी गुड कांस्टेंट।
वो कांस्टेंट रहेगी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझ रहे हो, प्रोडक्शन, जो CO2 फिक्स करने से एनर्जी बनी, जो ग्लूकोज बना, इट विल बी कांस्टेंट एवरीवन। सेकेंड थिंग, it will be resistant to any natural or man-made disturbance। बेटा अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई या कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस आई, तो अगर वो स्टेबल कम्युनिटी है, सो इट विल बी स्टेबल, इट विल बी रेजिस्टेंट टू एनी नेचुरल और मैन-मेड डिस्टर्बेंस, या मैं कहूं इट विल बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन ऑल्सो। ये भी तो एक डिस्टर्बेंस ही रहेगी बेटा, कि कोई एलियन स्पीशीज ने अटैक कर दिया, तो अगर स्टेबल कम्युनिटी है तो वो इस चीज को भी कर लेगी बेयर। अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी है तो वो इस चीज को भी बेयर कर लेगी। बेटा इस चीज के साथ मैंने आपको जितना समझाया, हमने कर लिया है अपना सैंपल पेपर का बॉटनी का पार्ट एकदम कंप्लीट, बहुत अच्छे से और साथ में डिटेल में किया है, बहुत अच्छे से और साथ में डिटेल में किया है। आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू, आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू। एक बार जरूर देखना पेपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस अप्रोच से चीजें करनी है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट हेल्प्ड यू। प्लीज कॉमेंट दैट हाउ डिड यू फाइंड द पेपर, डिड यू फाइंड इट इजी, मीडियोकर लेवल का लगा, डिफिकल्ट लगा, या फिर अब समझने के बाद कुछ और क्लैरिटी आई हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको बेटा शॉर्टेस्ट चीजें, ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो एकदम से आपको हिट करेंगी और आप पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बट आपको पर्सपेक्टिव समझना है कि आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी कहाँ लगानी है। 1 मार्क के क्वेश्चन पे लगानी है, 5 मार्कर्स में नहीं लगानी है, पॉइंटर्स में लिखना है, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना है और टाइम को करना है बढ़िया से मैनेज, ठीक है बेटा। इसके साथ बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बढ़िया सा करना। मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगी बेटा लाइव सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।